नमस्कार। कल से एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है इस देश के अंदर। एक विज्ञापन जारी किया गया टाटा की तनिष्क ज्वेलरी की ओर से, और उस विज्ञापन पर इस देश के भारतीय सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोगों के द्वारा कुछ आपत्तियां की गई, और उन आपत्तियों के तहत उन्होंने नाखुशी जाहिर की। उस नाखुशी को जाहिर करते समय उन्होंने मर्यादाओं का ख्याल रखा, सम्मान का ख्याल रखा, और तनिष्क के ब्रांड को चलाने वाले टाटा के राष्ट्र प्रेम का ख्याल रखा। लेकिन इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाला विज्ञापन के संबंध में जब इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय ने आपत्तियां की, तो जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, टाटा की तरफ से भी जो माफी आई और बाकी के लोगों की तरफ से जो इस विज्ञापन का एन समर्थन करके इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते थे, उन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से उस विज्ञापन का समर्थन करने की कोशिश की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि ये खुले दौर की बात है और इसमें एक खुलापन है, लेकिन जो लोग उसकी बात करने वाले लोग थे वो क्या वाकई हिंदू सभ्यताओं और मान्यताओं का सम्मान करने वाले लोग हैं? उसका बात करने वाले शशि थरूर हैं, उसका समर्थन करने वाली आरफा खानम नाम की पत्रकार है, उसका समर्थन करने वाले कांग्रेस के वो बहुत सारे नेता और सांसद हैं जो सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति के तौर पर अपनी बात को रखते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का जो मूड है वो क्या है। लेकिन जो सबसे नुकसानदेह और सबसे कचोटने वाली बात जो आई सामने, वो एक एड गुरु है मिस्टर दिलीप चेरियन। उनके द्वारा जो बात कही गई और उस बात को लेकर के आगे विज्ञापन का समर्थन करने वाले लोग जब बढ़े, तो निश्चित तौर पर ऐसा लगा कि इस देश के बहुसंख्यक सहिष्णु हिंदू समाज की भावनाओं की कद्र करने वाले लोग शायद हैं नहीं। दिलीप चेरियन ने, जो मैं एबीपी न्यूज पर उनका इंटरव्यू देख रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, दिलीप चेरियन ने जो बात कही उस बात में उनका कहना था, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। पहले उन्होंने कहा कि जब हमने इस तनिष्क के ब्रांड को लॉन्च किया, जब हमने तनिष्क को लॉन्च किया, जब तनिष्क मार्केट में ज्वेलरी के रूप में आया, तो हमने जो टाटा की वैल्यूज थी और टाटा के प्रति जो विश्वास इस देश के अंदर था उसको भुनाया था। मतलब सोने की खरीदारी में जो लोगों को शुद्धता और विश्वास, जो अपने खानदानी परिचित या पीढ़ी दर पीढ़ी जिस सुधार के साथ हम संपर्क करके प्राप्त करते थे, उस विश्वास को, उस शुद्धता को टाटा की विश्वसनीयता के साथ जोड़ करके उन्होंने प्रस्तुत किया। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन दिलीप चेरियन जो एड गुरु है तनिष्क के, वो आगे जब बात कहते हैं, वो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि वो इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज, और मैं ये समझता हूं कि तनिष्क के जो ग्राहक हैं, उस ग्राहकों के एक बहुसंख्यक भाग की भावनाओं को या तो जानबूझ करके चोट पहुंचाना चाहते हैं, या उनकी भावनाओं का उनको कोई ख्याल नहीं है, उसको समझना नहीं चाहते। उन्होंने कहा जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग इस बायकॉट तनिष्क में अभियान में भाग ले रहे हैं, उनकी औकात नहीं है कि वो तनिष्क की ज्वेलरी को खरीद सकें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो लोग आज तनिष्क के इस पूरी कवायद को संभाल रहे हैं और विज्ञापन से लेकर के उसके चीफ डिजाइनर के तौर पर या एड एजेंसी बनाने का जो काम कर रहे हैं और तनिष्क की जो छवि बनाने का काम कर रहे हैं,
उसके लिए ये देखा जाना चाहिए, स्वयं तनिष्क के टाटा के मैनेजमेंट को इस बात को देखा जाना चाहिए कि ये लोग वाकई तनिष्क की विश्वसनीयता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं या कहीं से तनिष्क की विश्वसनीयता को वाकई कम करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग, वो सारे लोग इस बात को आज तक नहीं समझ पाए कि जो तनिष्क का ग्राहक है वो कौन है, और वो ज्वेलरी जो डिजाइन करते हैं वो किसके लिए डिजाइन करते हैं। और अगर आप जिस व्यक्ति के लिए ज्वेलरी डिजाइन कर रहे हैं, जो आपके ग्राहक है, अगर उसकी भावना का सम्मान नहीं रखेंगे तो फिर क्या वो सारे के सारे लोग तनिष्क के साथ, टाटा के साथ, उस विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे क्या? क्या उनको अपनी नाखुशी जाहिर करने का अधिकार नहीं है? क्या उनको अपना विरोध करने का अधिकार नहीं है? जो दिलीप चेरियन का जो स्टेटमेंट था उसमें एक और बात निकल करके आई कि अगर आप कोई विज्ञापन बनाते हैं तो विज्ञापन सिर्फ आपके ग्राहक वर्ग के लिए नहीं होता। वो विज्ञापन जो होता है वो चाहे आप अखबार के माध्यम से देंगे, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से देंगे, यूट्यूब पर देंगे, या शॉर्ट फिल्म बना करके आप किसी टॉकीज में चलाएंगे, तो वो आपके ग्राहक के लिए नहीं होता, वो पब्लिक के लिए होता है। और वो जो विज्ञापन जो पब्लिक के लिए होता है, उस पब्लिक के विज्ञापन में आपको ये तय नहीं कर सकते कि जो ग्राहक है हम सिर्फ उसको ही टच कर रहे हैं, और पब्लिक की अगर भावना के प्रतिकूल अगर कोई बात आएगी तो पब्लिक इस पर प्रतिक्रिया नहीं देगी। मैं आज रतन टाटा जी से और उनके जिम्मेदार लोगों से सिर्फ इस बात को पूछना चाहता हूं कि भले ही जो लोग, अगर आप कहते हैं, अगर मैं एक तर्क के लिए अगर इस बात को मान भी लेता हूं कि जो लोग तनिष्क के विज्ञापन का विरोध कर रहे हैं या जिनको अपनी भावनाओं के ठेस होने को और ठेस होने की बात आ रही है, क्या उनकी भावनाओं को का ख्याल रखने का काम तनिष्क का नहीं है? कोई भी एड एजेंसी, कोई भी प्रोडक्ट अपने विज्ञापन को बनाए जाते समय अपनी चीज को तो प्रमोट करे, ये तो समझ में आता है, लेकिन देश के आम जन की भावनाओं को क्या वो चोट पहुंचाने का काम करेगा? यह बात फैक्ट है कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। इसीलिए तनिष्क को अपना विज्ञापन को वापस लेना पड़ा। लेकिन जो विज्ञापन को वापस लिए जाने का विरोध कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन लोगों ने ट्रोल किया है या जिन लोगों ने विरोध किया है वो तनिष्क के एक्चुअल ग्राहक नहीं है, ठीक है, अगर वो एक्चुअल ग्राहक नहीं है तो क्या उनकी भावनाओं का अपमान करने की आप पर जिम्मेदारी है क्या? क्या आप ऐसे विज्ञापनों को मार्केट में बनाएंगे जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए जो आपके ग्राहक नहीं है उन सारे ग्राहकों का अपमान करेंगे? और अगर आप ये कहकर के अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे निश्चित तौर पर इस बात के लिए इस आशंका हो रही है कि रतन टाटा सरी के व्यक्ति की छवि को इस देश के अंदर नुकसान पहुंचाने का काम करने वाला एक गिरोह है जो पूरा षड्यंत्र करके इस काम को कर रहा है। कौन लोग हैं जो भावनाओं का ख्याल नहीं रखते? कैसे लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है, और क्या वो लोग सब जगह एक प्रकार का व्यवहार करते हैं, यह जानने की आवश्यकता है। एक बात मानी जा सकती है कि व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा जी का या टाटा के जो मैनेजमेंट है उसका सीधा हस्तक्षेप नहीं रहा होगा, लेकिन एक आइडिया जो कंपनी की बोर्ड बैठक में होता है, उस आइडिया को इम्प्लीकेट करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसका पालन करने के लिए, उसके लिए प्रेजेंटेशन देने के लिए, वो सारी जब चीजें होती हैं उनमें एक व्यू ध्यान रखा जाता है कि किस दिशा में बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। तनिष्क ने बाकायदा एक एकात्म करके अपना एड लॉन्च किया और बाकायदा उनने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात को लिखा कि उसको जो लॉन्च करेंगी वो उनकी रेवाती कांत नाम की महिला हैं जो उसको देखेंगी। रेवाती कांत नाम की जो महिला हैं, ये जो तनिष्क की वर्तमान में चीफ डिजाइनर हैं और फाउंडर हैं, और ये काफी लंबे समय से टाइटन के मार्केटिंग से जुड़ी हुई हैं और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में हैं। आप देखिए कि रेवाती कांत के संबंध में जो खास बात जो आई सामने, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में जब ये रही तो इन्होंने वहां के लोगों की भावनाओं को, वहां के लोगों की संस्कृति को और वहां के लोगों की परंपराओं को पूरा सम्मान दिया। नाम जैसा कि इनका रेवाती कांत है,
तो निश्चित तौर पर ये मुझे हिंदू के तौर पर प्रतीत होती हैं कि हिंदू महिला ही होंगी। लेकिन इनके द्वारा जब सऊदी अरब में टाइटन की घड़ियों के लिए प्रचार के लिए जाना पड़ा और वहां अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ा, तो इन्होंने बाकायदा बुर्का पहना, वहां के कल्चर का सम्मान किया। करिए, कोई परेशानी नहीं। अगर आपको वहां लगता है कि आपका इस प्रकार से चल रहा है तो उनको बढ़ावा देने के लिए आपने जो भी मार्केटिंग किया। और इसके संबंध में एक बाकायदा लेख लिखा गया जो मिंट में छपा। मैं आपको वो जो बात कह रहा हूं वो कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, आप उसको लेख को देखिएगा। जो लेख छपा वो, पहले मैं इनका स्टेटस बता दूंगा आपको। ये तनिष्क चीफ डिजाइनर एंड फाउंडर इज रिवांती कांत। फॉर मेनी ईयर्स शी वाज द हेड ऑफ टाइटन मार्केटिंग फॉर द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। The same it would have done very well in Middle East Africa. I don't think it was intended to be shown in India. ठीक है, आगे लिखते कई वर्षों तक मध्य पूर्व एवं अफ्रीका में टाइटन की मार्केटिंग हेड के सामने बेशक शुरुआत में बतौर महिला कई चुनौतियां रही होंगी। उन्होंने अपनी कंपनी के व्यापार के लिए जो किया उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं थी, मगर भारत की हकीकत जानने के बावजूद एकात्म के नाम पर ऐसा एड अगर लव जिहाद को प्रेरित नहीं करता तो किशोर इशारा करता। अब मैं इनका जो मिंट में जो लेख छपा है वो जो इनका वो बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये देखिए मिंट में, ये मिंट है। अब देखिए ये पूरा है, मैं आपको सिर्फ उतना सा पढ़ा देता हूं। Our ad agency guy who was present at the meeting later told me it was an unusual sight. Me in a burqa with the sheikh in a hug conference room discussing the media plan. It was such an experience and so much learning. You learn to respect different cultures and be mindful of everything. And the more you understand the culture, the better you understand your customer. इनकी बात को सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि वाकई आपका जो ग्राहक है उसकी संस्कृति क्या है, उसको किस प्रकार की परंपराओं का पालन करता है, वो सोचता कैसे है, आपको जानने की आवश्यकता है और आपको उसके अनुसार अपनी नीतियां बनानी चाहिए। लेकिन ये बात भारत में आने के बाद आप क्यों भूल जाते, ये समझ में नहीं आता। ये बात भारत में आकर के आपको भूलने की या तो बीमारी है या आप इसके विपरीत बनाने में आपको तकलीफ होती है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ये पहला विज्ञापन नहीं है। इससे पहले भी आपने होली वाला एक विज्ञापन देखा होगा, तो जिस भी कंपनी का था, अपन किसी कंपनी का नाम लेकर के उसको कोई हाईलाइट ज्यादा नहीं करना चाहते, 2-3 कंपनियों ने इस प्रकार के विज्ञापन बनाए। वो विज्ञापन बनाए जाते समय उनके दिमाग में ये बात होती है कि इसके विपरीत बनाया तो तकलीफ होगी, ऐसा बनाया तो कुछ नहीं होगा। ये जो धारणा है, उसी धारणा के आधार पर ये इस प्रकार के लोग काम करते हैं। अब बात यह है कि ये भूलवश हुआ या भारत को ना जानने के कारण हुआ या भारत के संबंध में एक विचार को पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है, ट्रेंड नहीं कर रहा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर भारत की एक छवि को जो ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा, उस छवि को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्हें कहा 2 काम हो सकते हैं। पहला ये कि तनिष्क के जो ग्राहक हैं वो मूलतः ज्यादातर वो ग्राहक जो हैं वो हिंदू कम्युनिटी के हैं और उन ग्राहकों के भावनाओं को अगर ठेस पहुंचाएंगे तो 2 फायदे होंगे। पहला फायदा यह हो सकता है कि टाटा की छवि खराब हो सकती है, तनिष्क को नुकसान होगा। दूसरा फायदा यह होगा कि अगर इसके विपरीत कोई बात होती है तो इस देश के नागरिकों की, भारत के नागरिकों की, भारत के हिंदुओं की, भारत की सरकार की, इनकी छवि पूरी दुनिया के अंदर खराब करने का हमको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। निश्चित तौर पर आपको लगा होगा कि ये बात मैं किस आधार पर कह रहा हूं, वो आधार बताया जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक एड एजेंसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आने भी चाहिए सामने। अब मैं आपको एक यूट्यूब चैनल की पोजीशन दिखाता हूं। ये देखिए, ये हैं ज्योति पटपटिया, पब्लिश्ड ऑन 10 अक्टूबर 2020
डायरेक्टर है ज्योति पटपटिया, प्रोडक्शन हाउस है क्रिएचर फिल्म कंपनी। ये क्रिएचर फिल्म कंपनी जो है ना, उसी के द्वारा ये ऐड बनाया गया है, जिस ऐड को आप लोग देख रहे हैं। एजुकेटेड डायरेक्टर, बाकी ये सब ये ज्योति पटपटिया, इसमें कोई खास बात नहीं है। आगे देखिएगा, ये ज्योति पटपटिया कौन है, इनकी मानसिकता क्या है और ज्योति पटपटिया भारत के बारे में और कैसा सोचती हैं। आप देखिए, ज्योति पटपटिया का ही अकाउंट है, 2 मार्च। ये सब याद रखा जाएगा नाम का आपने एक वीडियो सुना होगा जो द क्विंट ने जारी किया था। सब कुछ याद रखा जाएगा और ज्योति पटपटिया उसको अपने youtube.com पर उसको शेयर किया, उन्होंने लोड किया, अपलोड किया और उसको जारी किया ज्योति पटपटिया ने। आपको मानसिकता ज्योति पटपटिया की समझ में आई होगी। आगे देखिए, ज्योति पटपटिया की ये फेसबुक पोस्ट है 19 दिसंबर 2019 की, और ये बहुत एनआरसी सीए का विरोध करने वाले लोगों की बहुत तारीफ कर रही है पूरी भीड़ की। आप देखिए, सो मेनी पीपल, वन वॉइस, कार्टर रोड लास्ट नाइट एंड ग्रांट रोड टुडे, एवरीवन विथ सच गुड एनर्जी, नो वायलेंस, नो प्रोवोकेशन, पीपल हेल्पिंग ईच अदर, शेयरिंग वाटर, क्लीनिंग अप, clean up the cops, standing on the side, answering question peacefully. So proud of this city and this country. Humanity came together so beautiful today. No CAB, no NRC, no CA. आपको समझ में आता है ये चेहरा, इसकी मानसिकता समझ में आती है। जो लोग इस मानसिकता के साथ समाज में काम करने वाले लोग हैं, क्या आप उनसे इस बात को समझ सकते हैं कि जो टाइटन का विज्ञापन बनाने का जो उद्देश्य था और जो उन्होंने एकात्म थीम ली थी उसकी, क्या उनको उस थीम को इन्होंने पूरा करने की कोशिश की? एक्चुअली लगाम जो थी वो गलत मानसिकता के लोगों के हाथों में थी और गलत मानसिकता के लोगों ने उस लगाम को अपने फायदे के लिए दुरुपयोग करके इस देश के अंदर नुकसान पहुंचाने का काम किया और टाइटन की छवि को खराब करने का काम किया। अब जो बात एक कही जा रही है, लगातार जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मैं बार बार एक बात जो आपके सामने कह रहा हूं, वही कह रहा हूं कि टाइटन की छवि को टाइटन में बैठ करके खराब करने वाले लोग भी हो सकते हैं। ये इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि विज्ञापन बनाना, विज्ञापन की जो थीम थी उसके विपरीत विज्ञापन बनाना, उस विज्ञापन को बनाने के बाद जब उसका समाज में विरोध होता है तो यह कहा जाना कि वो लोग हमारे ग्राहक नहीं है जो लोग विरोध करते हैं, और उसके बाद यह कहा जाना कि हमने जो बनाया है वो खुले दिल से बनाया और दूसरी प्रकार से बना। तो ये जो सारी चीजें आई हैं, ये निश्चित तौर पर टाइटन के वैश्विक ग्राहक को, तनिष्क के वैश्विक ग्राहक को तनिष्क से दूर करने की जो एक कोशिश है, और उसमें ये लोग मुझे लगता है कहीं ना कहीं सफल होने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसमें जो खास बात हुई वो ये हुई कि आज एनडीटीवी ने एक न्यूज चलाई, गुजरात के कुछ जगह की फोटो आई कि वहां के तनिष्क के शोरूम पर से इस बात का माफीनामा लगाया गया, ये लिखा गया। तो गुजरात के एनडीटीवी में न्यूज चलाई और उसके संबंध में वहां के होम मिनिस्टर ने, प्रदीप सिंह जी ने उसमें ट्वीट किया है, और ट्वीट करने के बाद बाकायदा उन्होंने कहा है कि एनडीटीवी, मैं आपको वो ट्वीट भी दिखा देता हूं उनका, प्रदीप सिंह जडेजा जी का ट्वीट है, द न्यूज ऑफ एन अटैक ऑन ए शोरूम इन गांधीधाम कच्छ बाय एनडीटीवी इज टोटली फेक. This is a motivated attempt to adversely impact the law and order and incite violence in Gujarat. I have asked to register a case and take strict action against those who spread this fake news. देश का एक राष्ट्रीय चैनल अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता। अब आपको लगता होगा कि वाकई जिम्मेदारी को समझने वाले लोग नहीं है, ये जानबूझ करके ऐसा करने वाले लोग हैं जो छवि खराब करना चाहते हैं। दरअसल इनको ये इस बात की कल्पना भी नहीं होगी, मैं जो आपसे बार बार एक बात कह रहा हूं कि ये टाटा की छवि को खराब करके, टाटा के ग्राहकों के माध्यम से टाटा की छवि को खराब करके टाइटन से लोगों को, तनिष्क से लोगों को दूर करने की जो बात की जा रही है, ये उस पूरी एक जो काकस है उसका हिस्सा है। खबर क्यों चलाएगी एनडीटीवी पर? जिससे अगर कोई व्यक्ति कुछ भी प्रकार की घटना करेगा लोगों को बदनाम करने के लिए, जबकि वो खबर झूठी पाई गई, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विरोध नहीं हुआ, लेकिन एक राष्ट्रीय चैनल के द्वारा खबर को चला करके लोगों में भ्रम फैलाने की जो कोशिश की गई, वो उसी पार्ट का हिस्सा है जिस पार्ट पर एड बनाया गया। एड गुरु जो मिस्टर दिलीप चेरियन थे,
उन्होंने जब ये कहा कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो तनिष्क के ग्राहक नहीं हैं, मैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, कल तनिष्क का शेयर 2.5% गिरा। शेयर तभी गिरता है जब उसका जो जिसके पास शेयर होता है वो उसको बेचता है या दूसरे लोग शेयर को खरीदते हैं। तो जिनके पास तनिष्क का शेयर था उन्होंने बेचा, तभी तो वो 2.5% शेयर गिरा तनिष्क का। अगर तनिष्क का शेयर खरीदने वाले लोग, तनिष्क के शेयर धारक लोग अगर तनिष्क के साथ बेरुखी दिखाएंगे और वो नाराज हैं, इसका मतलब साफ है कि वो तनिष्क के जो एड जो है उससे अपने आप को अपना विरोध दर्ज कराते उस एड पर। उस एड से वो प्रसन्न नहीं है। शेयर तो वही व्यक्ति बेचेगा ना जिसके पास शेयर होगा। शेयर बेचे जाएंगे, ज्यादा मात्रा में शेयर बेचे जाएंगे तभी तो गिरावट दर्ज होती है। जब ज्यादा मात्रा में खरीदारी होती है तब बढ़त होती है, और जब ज्यादा मात्रा में बेचे जाते हैं तब गिरावट होती है। तो 2.5% तनिष्क का एक दिन में जब शेयर गिरता है तो उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिन लोगों को आपके द्वारा एड के माध्यम से निशाना बनाया है, उनकी भावनाएं पर प्रहार किया गया, तभी तो वो लोगों ने शेयर बेचे। तो इसका मतलब यह है कि आपको स्वयं इस बात का ज्ञान नहीं है कि तनिष्क के ग्राहक कौन हैं, तनिष्क के शेयर धारक कौन हैं, और तनिष्क ने के विज्ञापन ने किन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। अब जैसा कि समाचारों में चल भी रहा है, गदर फिल्म के बारे में चल रहा था, मणिरत्नम के बारे में चल रहा था, ये बहुत सारी घटनाएं चल रही थी। मैं उन घटनाओं से साथ साथ एक बात पूछना चाहता हूं। तस्लीमा रसलीन जब लज्जा नाम की किताब लिखती है, तब क्या वो सारे लोग जो तस्लीमा नसरीन का विरोध करने वाले होते हैं वो लज्जा के ग्राहक होते हैं क्या? जब सलमान रश्दी सैटेनिक वर्सेज नाम की किताब लिखता है, पर तब पूरी दुनिया के अंदर सैटेनिक वर्सेज का विरोध होता है, तो क्या वो सारे के सारे लोग जो अंग्रेजी में छपी हुई किताब को पढ़ना नहीं जानते कि वो सारे के सारे लोग उस किताब के ग्राहक होते हैं क्या? आप किसी किताब के, आप किसी ब्रांड के, आप किसी प्रोडक्ट के, आप किसी उत्पाद के ग्राहक हैं या नहीं, इससे अंतर नहीं पड़ता। लेकिन आपको इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि किन्हीं व्यक्तियों का जो समूह में है, किन्हीं लोगों का जो भले ही संख्या में कम हो या ज्यादा हो, उनकी किसी भी भावना का आप किसी प्रकार से अपमान करें, आप ठेस पहुंचा। आप अपने ब्रांड का प्रचार कीजिएगा। डेनमार्क की एक पत्रिका थी जिसका विरोध हुआ, जिसमें कोई कार्टून छापे जाने पर, क्या वो सारे के सारे लोग जो विरोध करने वाले लोग थे वो उस भाषा को जानते थे क्या, जिस भाषा में वो पत्रिका छपती थी? क्या वो सारे के सारे लोग उसके ग्राहक थे? जो लोग खिलाफत आंदोलन में इस देश के अंदर तुर्की के सुल्तान का समर्थन करने वाले लोग थे, क्या वो सारे के सारे तुर्की के नागरिक थे? क्या जो आज लोग फिलिस्तीन की बात का समर्थन करने के लिए इस देश के अंदर प्रदर्शन करने की और बात करने की बात करते हैं और उसकी अगुवाई करने के लिए आगे खड़े होते हैं फिलिस्तीन के नाम पर, क्या वो सारे के सारे लोग फिलिस्तीन के नागरिक हैं? जवाब दीजिए ना। क्या लज्जा अगर एक पुस्तक लिखी जाती तो आप मत खरीदिएगा, लेकिन आपको लगता है कि आपकी भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाएगी, तभी आप तस्लीमा नसरीन का विरोध करते हैं ना। सैटेनिक वर्सेज के बारे में आपको लगता है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी, तभी आप सलमान रश्दी की पुस्तक का विरोध करते हैं ना। तो ये सारी चीजें एक पहलू दूसरे के लिए और दूसरा पहलू दूसरे के लिए नहीं हो सकता। ये कांग्रेस ने और टुकड़े टुकड़े गैंग ने 2 दिन से इस एड के समर्थन में जिस प्रकार से अभियान चलाया है, वो ये बताएं लेकिन वो सारे के सारे लोग अपने सोशल मीडिया पर फारूक अब्दुल्ला के बारे में एक टिप्पणी नहीं कर पाते। क्या फारूक अब्दुल्ला, जो लोग आज तनिष्क के विज्ञापन के संबंध में जो बात कह रहे हैं कि नहीं खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, क्या उन सारे लोगों को फारूक अब्दुल्ला के बयान पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए? क्या फारूक अब्दुल्ला इस देश की संसद के द्वारा पास कानून को चीन के माध्यम से द्वारा से बहाल कराने की बात करता है, उस फारूक अब्दुल्ला का इन सारे लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए क्या? लेकिन नहीं, अजीब तरीके के गजब प्रकार के तर्क दिए जाते हैं और उन तर्कों के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है कि हम गलत हैं और आप सही हैं। आप विश्वास रखिएगा, हम सिर्फ नाखुशी जाहिर करने वाले लोग हैं और हमारी नाखुशी मात्र का ये प्रभाव पड़ता है
कि तनिष्क को एक दिन के अंदर अपना विज्ञापन वापस लेना पड़ता है, तनिष्क को माफी मांगनी पड़ती है। यह हमारी नाखुशी सिर्फ जाहिर करने का मात्र है। हम सिर्फ नाखुशी ही जाहिर करेंगे, क्योंकि हम सदैव बनाने वाले लोग हैं। भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को पूरी दुनिया के भले की बात सोचने वाले लोग हैं। हमने शुरुआत से हमेशा से परोपकार के काम करने की कोशिश की है। हमारे पूर्वजों ने हमेशा से सराय, फलदार वृक्ष, लोगों के ठहरने का स्थान, तालाब, ये सारी चीजें बना करके लोगों को सुविधा देने का काम किया है। हमने किसी राज्य को लूटने का काम नहीं किया। हमने किसी राज्य पर अगर आक्रमण किया है तो इस कारण से किया है कि उस राज्य में धर्म के खिलाफत हो रही थी या वह अधर्म का बोलबाला था। इसके अलावा हमारे पुरखों ने, हमारी संस्कृति ने कभी भी किसी भी राज्य पर आक्रमण करने की इजाजत नहीं दी। हमने पूरी दुनिया जीतने के लिए, हमारे पर अश्वमेध यज्ञ का वरदान है। उसके माध्यम से हम अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से घोड़ा छोड़ करके पूरी दुनिया में बिना एक भी युद्ध किए हुए और ये साबित करने की कोशिश कर सकते हैं कि हम विश्व विजेता हैं। तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमारी अपनी हैं, और उन परंपराओं से हमने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जिन लोगों को पता नहीं है वो हमसे सीख सकते हैं, हमारी परंपराओं से जान सकते हैं कि हमने बहुत कुछ दिया है। इसलिए हम अपनी नाखुशी मात्र जाहिर कर देते हैं, उतने से सिंहासन हिल जाते हैं लोगों के, और हिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक अगर नहीं हिल रहे थे तो वो सिर्फ इसलिए नहीं हिल रहे थे क्योंकि हम उन चीजों को नहीं समझ पा रहे थे कि कौन चीज हमारे खिलाफ होने वाली है और किस चीज से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। आज 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं, तब से इस राष्ट्र पूरी तरीके से अपने अधिकारों को लेकर के जागृत हुआ है, और उसी का प्रभाव है कि आज भारत की गद्दी पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगा करके सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपस्थित होता है, रुद्राक्ष की माला पहन करके सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपस्थित होता है। वरना तो इस देश के अंदर कोई नेता मंच पर खड़े होकर के अपने आप को हिंदूवादी नेता कहने में भी संकोच महसूस करता था। ये 2014 के पहले की बात है, और आज उसी का प्रभाव है कि आज असम के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि सरकारी खर्चे पर चलने वाले मदरसों को स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। स्वागत योग्य कदम है। हम वो दिन कैसे भूल जाएं जब अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और होली से पहले ये कहा गया कि अगर होली के रंग से अगर किसी मस्जिद पर अगर रंग लग जाएगा तो सरकारी खर्चे पर उसको पोता जाएगा, पुताई की जाएगी। हम उस दिन को कैसे भूल जाएं जब अखिलेश यादव की सरकार ने कहा कि तब ताजियों का जुलूस निकाला जाएगा तो गणेश जी की प्रतिमा पर पर्दे लगा दिए जाएंगे। बहुत कुछ याद है, बहुत कुछ याद रखा जाएगा, भूलता कोई भी कुछ नहीं है। बस बात इतनी सी है कि हम और आप सब इन चीजों को याद रखने की कोशिश करते रहें। हमारी नाखुशी मात्र बहुत बड़ी ताकत है। जो सबसे ज्यादा खुशी है मुझे, मैंने कई पोस्टों में भी लिखा और आज भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, हम अब अपने अधिकारों के लिए किसी सरकार और किसी अदालत पर निर्भर नहीं है। हम अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना सीख गए हैं, और प्रतिक्रिया किस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं इस बात को सीख गए हैं, और उसी का परिणाम है कि लगातार हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हर मुद्दे पर। तो ये सारी की सारी चीजें हमको ध्यान रखने की जरूरत है। अपने अधिकारों को के संरक्षण की हमको आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कि किसी के साथ किसी भी प्रकार से कोई गलत बात की जाए, सबका ख्याल रखा जाए, लेकिन हमारे अधिकार जो है उन सारे हमारे अधिकारों का भी पूरा ख्याल रखे जाने की आवश्यकता है। हमारी भावनाओं को भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करे। आप अपना प्रोडक्ट बेचिए, आप अपने उत्पाद को बेचिए, आप अपने ऐड चलाइए, लेकिन हमारी भावनाओं को किसी प्रकार से ठेस पहुंचाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जागृत समाज है, और जागृत समाज अपनी नाखुशी जाहिर करना जानता है। एक और चीज आप देख रहे होंगे कि इस एड के विपरीत बॉलीवुड की तरफ से किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई एड के खिलाफ, लेकिन हां, चेतन भगत श्री के लोग और वो लोग जो अपने आप को बहुत सारी चीजें राष्ट्रवाद के नाम पर भी कहने की कोशिश करते हैं, वो सारे लोग आकर के अपना एक सेकुलर चेहरा इस देश के अंदर लेकर के आए। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू बना रहना अपने आप में सेकुलर नहीं है क्या? क्या हिंदू परंपराओं का पालन करना अपने आप में सेकुलर नहीं है क्या? क्योंकि हम ही तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं।
वसुधैव कुटुंबकम से बड़ा शब्द कोई सेकुलर है क्या? क्या भारत का संविधान 1950 में जब लागू हुआ तब उसमें सेकुलर शब्द था क्या? क्या आजादी के दौरान इस जोड़े गए शब्द को कहीं परिभाषित किया गया है क्या? क्या सेकुलर शब्द किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं को ना मानने की किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं को मानने से रोकने का काम करने के लिए बनाया गया है क्या? कि हिंदुओं को अपने धर्मों और त्योहारों को सार्वजनिक रूप से उत्साह के साथ मनाने पर पाबंदी बनाने के लिए बनाया गया है क्या? कहीं परिभाषित है क्या? पूरी दुनिया में कहीं सेकुलर शब्द परिभाषित है क्या? नहीं। इसीलिए जो भी परिभाषाएं हैं वो अपने मन से गढ़ी गई परिभाषाएं। मुख्तार अब्बास नकवी ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही और हकीकत भी उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा जब तक इस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ये भारत सेकुलर है। अब इस बात के पीछे का अर्थ आप समझ लीजिएगा। आप सभी मुझसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।